हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरालीगल स्टडी। आज हम अपनी यूनिट 3 आगे करते हैं। BABG 171 अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर का जो कोर्स है उसकी यूनिट 3 आज हम देखेंगे, आइडियल सोसाइटी। ठीक है, तो बहुत प्यारी यूनिट है ये और बहुत हमारी हेल्प करेगी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने में। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग में तो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, कि इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम अम्बेडकर का व्यू देखेंगे कि आइडियल सोसाइटी को लेके उन्होंने क्या बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे हम चलते हैं। देखो, सिंपल बात करें कि अम्बेडकर का जो नोशन है, नोशन का मतलब होता है धारणा, किसी चीज़ के ऊपर उनकी सहमति। ठीक है, या व्यू, आप इसको ऐसे ले सकते हैं। तो अम्बेडकर व्यू या नोशन ऑफ आइडियल सोसाइटी, द डिफरेंसेस बिटवीन द हिंदू कास्ट एंड द आइडियल सोसाइटी। तो मीन्स इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि अम्बेडकर का जो व्यू है वो हिंदू सोसाइटी के जो सोशल ऑर्डर है उससे कैसे अलग है और उन्होंने क्या बोला है। मीन्स आइडियल सोसाइटी अम्बेडकर के अकॉर्डिंग क्या है, वो हम इस चैप्टर में पूरा डिस्कस करेंगे। फिर ये कुछ चीज़ें हैं ना, ये आप ध्यान रखना। क्या, देखो, आपको अम्बेडकर का कभी भी कुछ लिखना हो ना, तो आप उसको ऐसे रिवाइज करें मन मन में कि अम्बेडकर के जो व्यू है ना उसमें न्यूनेस है, उसमें नयापन है। और वो जो उनके जो आर्ग्यूमेंट हैं, मीन्स स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट वो प्रोवाइड करते हैं, वो ऊपरी सतह पे बातें नहीं करते हैं। उनके आर्ग्यूमेंट जो हैं अम्बेडकर जी के, वो बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिए हैं हर चीज़ को लेके। फिर उनका सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आइडिया को लेके जो उनकी समझ थी, मीन्स समाज को लेके, ठीक है, इकोनॉमिक्स को लेके, पॉलिटिकल आइडियाज़, वो सारे जो उनके आइडियाज़ हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके अलावा उनकी थिंकिंग जो है वो काफ़ी डीप है और वाइड रेंज विजन है अम्बेडकर जी के विचारों में। तो कुछ नहीं, एक सिंपल सी चीज़ें हैं कि अम्बेडकर को अगर हम कभी भी जब कोई बुक पढ़ते हैं, या फिर क्यों ये थिंकर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब जब भी हम आगे कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं या फिर कोई जैसे UPSC जैसे एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पे भी अम्बेडकर का के ऊपर ऐसे कोई ना कोई ज़रूर आता है उनके व्यू को लेके, या फिर हम कोट ज़रूर करते हैं अम्बेडकर के व्यूज़ को। तो ऐसा क्यों है, तो वो मैंने आपको बताया कि वाइड रेंज विजन है उनका, डीप थिंकिंग है उनकी, और उनकी जो समझ है पॉलिटिक्स को लेके, इकोनॉमिक्स को लेके, समाज को लेके, सोसाइटी को लेके, वो काफ़ी वाइड रेंज में उनकी थिंकिंग है। इसके अलावा उनके आइडिया न्यूनेस है और आर्ग्यूमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर अगर हम बात करें कि उनके लिए आइडियल सोसाइटी का जो मतलब है वो 3 प्रिंसिपल पे बेस्ड है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी। ये हम आगे देखेंगे। बस अभी एक चीज़ समझ लो कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से नहीं आए हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है उसमें यही 3 नारे दिए गए थे, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी, बट ये वो नहीं है, आप इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, और फिर उन्होंने खुद देखो आगे बोला भी है, उन्होंने कहा है कि माई फिलॉसफी जो है ना हैज़ रूट इन रिलीजन नॉट इन पॉलिटिकल सेंस। मीन्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो ये जो नारा आया था, जो स्लोगन था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी का, ये पॉलिटिकल सेंस में था। लेकिन अम्बेडकर ने कहा कि मेरा जो आइडिया है ये लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे बेस्ड नहीं है, बट ये प्योरली फ़िलासफ़िकल एंगल से उन्होंने ये बात कही है। और वो जो अम्बेडकर थे वो महात्मा बुद्ध की टीचिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। और लास्ट जीवन के अपने लास्ट क्षणों में उन्होंने बुद्धिज़्म को अपना भी लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें कि ही सोट टू एस्टेब्लिश ए न्यू एग्लिटेरियन सोशल ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, न्यू एग्लिटेरियन सोशल ऑर्डर। इसका मतलब, इसका न्यू एग्लिटेरियन सोशल ऑर्डर का मतलब ये जो मैंने लिखा हुआ है इसमें कि द प्रिंसिपल दैट एवरीवन शुड हैव इक्वल राइट। ठीक है, जहाँ पे सभी को बराबर अधिकार हों, तो ऐसे वो सोशल ऑर्डर वो चाहते थे। और उस सोशल ऑर्डर मीन्स उस समाज में 3 चीज़ें उनका ड्रीम था कि लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, फर्टिनिटी होनी चाहिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, ठीक है, कि लोगों के पास फ्रीडम हो। इक्वालिटी का मतलब हो सभी समान हो, और फर्टिनिटी का मतलब हो सोसाइटी में सभी मेंबर्स के बीच एक कोऑर्डिनेशन हो। ऐसा ना हो कि कोई ऊपर डोमिनेट कर रहा है, नीचे किसी को दबाया जा रहा है, ऐसा नहीं हो, सभी का बीच एक कोऑर्डिनेशन हो, एक हेल्दी रिलेशन हो। ठीक है, तो ऐसा सोशल ऑर्डर वो चाहते थे। अभी देखो, मैं यहाँ तक अगर आपको बताऊँ, आपको आंसर जब लिखेंगे ना,
आप प्लीज़ एक चीज़ गांठ बांध लें, ग्रेजुएशन में और इवन मास्टर्स में कल को आप जाते हैं, कोई भी आप आंसर लिखेंगे तो आपको ना ऊपरी बातें नहीं लिखनी है, मीन्स आपको ये टर्म्स लिखनी है। जैसे मैंने कहा न्यू एग्लिटेरियन सोशल ऑर्डर, ठीक है, फिलोसफिकल हैज़ रूट इन द रिलीजन नॉट इन पॉलिटिकल सेंस, ठीक है, अम्बेडकर आइडियाज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुद्धाज टीचिंग, ठीक है, अम्बेडकर सोशल फिलोसफी बेस्ड ऑन लिबर्टी इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी, अम्बेडकर्स व्यू provide a deep thinking and wide range vision, ठीक है, ही इज़ ए रेडिकल ह्यूमनिस्ट, कि वो रेडिकल ह्यूमनिस्ट है। मतलब वो ये नहीं कहते हैं कि समय के साथ चीज़ें धीरे धीरे बदल जाएंगी, बट वो कहते हैं कि नहीं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर कानून की हेल्प ले करके हमें चीज़ों को खुद से बदलना होगा। मीन्स हमें अपने लिए और अपने अधिकारों के लिए खुद संघर्ष करना होगा, ठीक है। तो वो रेडिकल ह्यूमनिस्ट है। ह्यूमनिस्ट जो टर्म होती है वो लोग होते हैं जो ह्यूमन को इम्पोर्टेंस देते हैं, कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ इक्वल, वो ह्यूमनिस्ट होते हैं। और रेडिकल अगर आगे वर्ड आ जा रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं, याद रखना, रेडिकल का मतलब गलत वे में आप ना लें कि वो हथियार उठाने की बात करते हैं या लड़ाई की, ऐसा नहीं है। बट रेडिकल का मतलब ये होता है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लड़की है, ठीक है, या जो लड़कियां हैं स्कूल कॉलेज में, उनको बोला जाए कि कोई आपके साथ गलत करता है तो आप आवाज़ उठाएं, तो ये आवाज़ उठाना ही रेडिकल है। तो इसको पॉजिटिव वे में लें प्लीज़, आप इसको नेगेटिव वे में ना लें, ठीक है ना। तो वो रेडिकल ह्यूमनिस्ट हैं, वो मीन्स कहते हैं कि जो गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और आपने देखा भी होगा, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है पिछली यूनिटों में भी, वो स्पेशली बुराई करते हैं, ठीक है, चाहे वो कास्ट ऑर्डर है हिंदू सोसाइटी में उसकी, या जहाँ पे भी उनको मौका मिलता है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो इसीलिए जो अम्बेडकर हैं उनको रेडिकल ह्यूमनिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म जो मैंने आपको बताई ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत हेल्प करेंगे आपके आंसर में, और उससे आपको नंबर मिलेंगे भी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं कि 1936 में उन्होंने ये जो अपना मॉडल है आइडियल सोसाइटी को लेके ये रिप्रेजेंट किया था। और ये मैं बार बार ये आएगा आगे कि उनका जो आइडियल सोसाइटी का जो मॉडल है वो 3 प्रिंसिपल पे बेस्ड है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। फिर आगे देखो अम्बेडकर ने क्या कहा है आइडियल सोसाइटी को लेके। उन्होंने कहा कि मेरी जो आइडियल सोसाइटी का मतलब है वो ऐसा है कि शुड बी मोबाइल। मोबाइल का मतलब होता है जो कीप कंटिन्यूसली मूविंग, जो चेंज होता रहे। शुड बी फुल ऑफ चैनल्स फॉर कन्वेइंग ए चेंज टेक प्लेस इन वन पार्ट टू द अदर। कहने का मतलब एक चैनल होती है, ठीक है, एक लिंक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रेडियो वेव जो है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। आइडियाज़ का और इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब एक छोटी चीज़ ले लो, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो क्या है ये आइडिया जो है ना, उनका एक इंटरलिंक है, वो मेरे आइडिया आप तक पहुंच रहे हैं। तो सेम है, ये कह रहा है कि आइडियल सोसाइटी ऐसी ही होनी चाहिए जिसमें एक पार्ट से कोई आइडियाज़ हैं वो दूसरे पार्ट में कन्वे हों, और आइडियल सोसाइटी जो है उसमें कम्युनिकेट हो, मतलब चीज़ों को शेयर किया जाए, आइडियाज़ को शेयर किया जाए, वैल्यूज़ को शेयर किया जाए, ठीक है, एक कम्युनिकेशन हो सभी मेंबर्स के बीच, ठीक है। तो ये मतलब पूरा रटने की बजाय मेन मेन चीज़ें आप उसमें आंसर में लिख सकते हैं। फिर फर्टिनिटी का मतलब भी है एक तरीके से है कि अनदर नेम फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। और यहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब वो ये कहते हैं कि यूनिटी हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्टिनिटी अश्योर्स द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ए नेशन। एकजुटता हो, क्योंकि समाज जितना एकजुट रहेगा उतना समाज जो है वो आगे ग्रो करेगा। तो यूनिटी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है इंडिविजुअल्स के बीच। तो ये हमने जो सारे जो पॉइंट देखे ना, ये इंट्रोडक्शन के हैं, लेकिन इसमें भी हमारे लिए बहुत सारा कंटेंट निकल गया जो हम आंसर में अपने लिखेंगे। अब प्रॉपर टॉपिक पे चलते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी एंड अम्बेडकर व्यू। अम्बेडकर का व्यू क्या है सोसाइटी को लेके। तो सबसे पहले तो हम सोसाइटी की जर्नल डेफिनेशन देखते हैं कि सिंपल डेफिनेशन सोसाइटी की क्या है। तो देखो, सोसाइटी हैज़ बीन डिफाइंड एज ए रिलेटिवली सेल्फ सफिशिएंट।
सोसाइटी के बारे में बोला जाता है कि ये सेल्फ सफिशिएंट है, मीन्स अपने आप में ही सोसाइटी जो है वो कंप्लीट है, जहाँ पे लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल मेंटेन करते हैं एक रिलेशन और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, और कॉमन कल्चर इन सब को वो शेयर करते हैं। तो जस्ट एक ये कॉमन डेफिनेशन है, बट अंबेडकर इस चीज़ से सहमत नहीं है। अंबेडकर का व्यू क्या है सोसाइटी को लेके वो हम देखते हैं। तो देखो, अंबेडकर व्यू ऑफ सोसाइटी आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। अब सबसे पहले यहाँ पे है कि अंबेडकर का जो व्यू है वो सोसाइटी का जो अंबेडकर का जो सोसाइटी को लेके व्यू है ना वो कैसे अलग है। तो पहले हम और लोगों का व्यू देखते हैं। जैसे देखो, अरिस्टोटल का व्यू क्या था। अरिस्टोटल फेमस फिलोसोफर हुए हैं ग्रीक टाइम पे। तो अरिस्टोटल ने कहा कि मैन जो है ना वो बाय नेचर एक सोशल एनिमल है। ये उनकी फेमस कोटेशन भी है कि मैन इज़ बाय नेचर ए सोशल एनिमल। कहने का मतलब इंसान जो है वो सोसाइटी में रहता है, और सोसाइटी जो है वो नेचुरल है, असेंशियल है और यूनिवर्सल है। मीन्स हमेशा से सोसाइटी एग्जिस्ट करती आई है। तो उसी सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल रहता है, और उसी सोसाइटी के अंदर वो खुद को अपनी जो प्राइमरी वांट्स हैं, मतलब जो वो चाहता है उन सब चीज़ों को वो सेटिस्फाई करता है। मीन्स कौन? ह्यूमन या मैन। कहने का मतलब साफ है, अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो मैन है ना वो अलग नहीं है सोसाइटी से, वो सोसाइटी का ही पार्ट है, और उसी के अंदर रह के वो अपनी जो नीड है, अपनी जो ज़रूरतें हैं उसको वो सेटिस्फाई करता है, ठीक है, और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। फिर हिंदू जो सोसाइटी है उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी का क्या मतलब है। तो हिंदू में जो सोसाइटी है उसको सबसे ऊपर रखा गया है, ठीक है, कि मतलब समाज है तो कई बार आपने सुना भी होगा, जो अक्सर हम कहते हैं, जैसे गांव में या कहीं पे कोई ऐसी बात हो जाए तो हम हमारे पेरेंट्स या रिलेटिव्स कहते हैं कि अरे समाज क्या कहेगा, ठीक है, वो क्या बोल लेंगे। तो कहने का मतलब हिंदू जो सोसाइटी है ना उसमें हमेशा सोसाइटी को ऊपर रखा गया है, और सोसाइटी कोई रूल बनाती है। जैसे अगर हम बात करें जो ब्राह्मण्स ने वर्ण सिस्टम जो बनाए, तो उनको भी वो सही ठहराते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं वो सोसाइटी में एक हारमनी लाने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो सोसाइटी कहीं ना कहीं सबसे सुप्रीम है हिंदू सोसाइटी सोशल ऑर्डर में। सॉरी, लेकिन अंबेडकर का जो व्यू है ना वो अलग है। वो कहते हैं कि मतलब अंबेडकर के अकॉर्डिंग द इंडिविजुअल इज नॉट सुपीरियर टू सोसाइटी एज कैपिटलिज्म होल्ड। प्लीज़ आप इसको अच्छे से समझना है, लास्ट 3 लाइन है। देखो, जो कैपिटलिज्म है ना, जैसे आप अमेरिकन सोसाइटी ले लो, वो कैपिटलिस्ट कंट्री है। कैपिटलिज्म का मतलब ये होता है जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन होता है, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर कम होता है। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है ना अमेरिका वगैरह में, आप वहाँ पे आपको पता ही है कि लोग बिल्कुल अपनी फ्रीडम को वो ज़्यादा एंजॉय करते हैं, ठीक है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। तो और वो ना किसी को कुछ समझते हैं, वो सिर्फ अपने इंडिविजुअल अपने शर्तों पे जीवन जीते हैं। तो अंबेडकर उसके भी खिलाफ हैं, कह रहे हैं कि इंडिविजुअल इज़ नॉट सुपीरियर टू सोसाइटी, कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इंडिविजुअल सिर्फ अपनी ही चलाए, और ठीक उल्टा भी वो बोल रहे हैं कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सोसाइटी इज़ सुपीरियर टू इंडिविजुअल। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे समाज में हमारे यहाँ समाज ज़्यादा डोमिनेट करता है, और इंडिविजुअल जो है बेचारा उसके शर्तों को, उसकी ज़रूरतों को, चाहतों को दबा दिया जाता है। तो अंबेडकर बैलेंस लेके चलते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ ये चीज़, देखो मैं दोबारा बताता हूँ। मैंने कहा कि इंडिविजुअल जो है ना वो भी सुपीरियर नहीं होना चाहिए, मीन्स ऐसा ना हो कि इंडिविजुअल सिर्फ अपनी चलाए और समाज को, सोसाइटी को वो कुछ ना समझे, तो वो भी अंबेडकर गलत मानते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि सोसाइटी अगर सुपीरियर है तो वो भी गलत है। तो फिर वो क्या बोलते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग दोनों के बीच एक डिपेंडेंसी होनी चाहिए। इसका मतलब ही बिलीव्ड इन एन इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ मैन एंड सोसाइटी, कि मैन एंड सोसाइटी दोनों के बीच एक इंटीग्रेशन होना चाहिए, दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये है। आगे है कि हिंदू सोशल ऑर्डर क्या है। तो हिंदू सोशल ऑर्डर तो ऑपरेशन की बात करता है। ऑपरेशंस मीन्स दबाना,
आपको पता है कि यहाँ जो हिंदू सोशल ऑर्डर है वो बेस्ड ऑन 4 वर्ण सिस्टम के आधार पे है, जिसमें अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम, उन सबको वैल्यू दी गई है, और अम्बेडकर इसी चीज़ के खिलाफ हैं। ठीक है, तो ये हिंदू सोशल ऑर्डर आप प्रीवियस यूनिट में भी हमने पढ़ा है, जो 4 जो वर्ण सिस्टम थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और कैसे अनटचेबल लोग थे उनको हमेशा जीवन एक उसी ऑर्डर में ही बिताना होता था, वो बाय बर्थ से ही डिसाइड हो जाता था कि आप इसी तरीके से जीवन बिताएंगे। तो ये हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी हिंदू सोशल ऑर्डर का यही व्यू है, और इसके खिलाफ थे अम्बेडकर। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि देखो, जो अम्बेडकर के अकॉर्डिंग हिंदू सोशल ऑर्डर में 3 बेसिक प्रॉब्लम उन्होंने बताई हैं। तो उन्होंने कहा कि हिंदू जो सोशल ऑर्डर है ना, उसमें 3 प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। सबसे पहला तो इनइक्वालिटी है हिंदू ऑर्डर में। ठीक है, क्योंकि एक वर्ग है ब्राह्मण, वो अपने आप को डोमिनेट समझ रहा है, और वैश्य, शूद्र इनको नीचे समझा गया। तो इनइक्वालिटी है एक, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हिंदू ऑर्डर में, हिंदू सोशल ऑर्डर में। दूसरा है फिक्सिटी ऑफ ऑक्यूपेशंस, कि मैंने कहा कि जो जिस जो जिस वर्ण में जन्म लेगा वो हमेशा उसी में ही रहेगा। ठीक है, जैसे अनटचेबल के बारे में बात है, तो वो हमेशा समाज में बाहर की ओर रहेंगे, गंदगी उठाएंगे, कूड़ा साफ करेंगे, और वो जीवन भर वही करेंगे। तो फिक्सिटी है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है हिंदू सोशल ऑर्डर में। और इसके अलावा उन्होंने बोला कि जो क्लास की जो फिक्सिटी ऑफ पीपल है वो क्लास के अंदर फिक्स कर दी गई। जैसे ब्राह्मण एक क्लास है, तो वो हमेशा पूजा पाठ करेगा, पढ़ाई लिखाई का काम वो करेगा। क्षत्रिय जो है वो हमेशा योद्धा और रूल करेगा। ठीक है, तो ये जो वही क्लास में चीज़ों को फिक्स कर देना, ये भी हिंदू सोशल ऑर्डर की उन्होंने कमी बताई है। तो लास्ट में फिर अम्बेडकर ने कहा है कि जो बुद्धिज़्म, मैंने कहा ना बुद्धिज़्म से वो काफ़ी प्रभावित थे अम्बेडकर, तो उन्होंने कहा कि बेसिक जो कैरेक्टर है ना किसी भी रिलीजन का, वो होना चाहिए, शुड बी ह्यूमनिज़्म। ह्यूमनिज़्म का मतलब होता है जहाँ पे इंसान को वैल्यू दी जाए। ठीक है, जहाँ पे इंसान से प्रेम किया जाए, ह्यूमन एक दूसरे को प्रेम करें, जहाँ पे फ्रेंडशिप हो। ठीक है, और एक दूसरे के बीच कोऑपरेशन हो। ठीक है, पीस हो। तो ह्यूमनिज़्म के आइडिया को वो सपोर्ट करते हैं, और ये इन्फ्लुएंस थे वो बुद्धिज़्म से। फिर आइडियल जो अम्बेडकर का व्यू क्या है आइडियल सोसाइटी को लेके, तो अम्बेडकर का व्यू आइडियल सोसाइटी को लेके है, एक तो पहली बात तो कास्ट लेस सोसाइटी, मीन्स वो समाज में वो अपने जिस आइडियल सोसाइटी की बात कर रहे हैं उसमें वो चाहते हैं कि कास्ट सिस्टम ना हो, और इसके अलावा वो जस्टिस की बात करते हैं। और जस्टिस में वो 3 प्रिंसिपल ऑलरेडी हम एक बार इंट्रो में भी हमने देखा था, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टेनिटी, इनके बारे में वो बात करते हैं। आगे है कि उन्होंने कहा कि इक्वल चांस टू ईच एंड एवरीबॉडी फॉर देयर प्रोग्रेस एंड बाइंड ऑल द पीपल इनटू वन कॉमन कल्चर वर्ल्ड। उन्होंने कहा हर एक किसी को इक्वल चांस दिया जाना चाहिए ताकि वो अपनी ग्रोथ कर सके, और उससे एक पूरी सोसाइटी में कल्चर बॉन्ड जो है वो भी बनेगा। तो उन्होंने कहा कि ऑल पीपल आर हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब मैंने साइड में लिखा हुआ है डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, मतलब जैसे एक छोटी चीज़ है, आप यूनिक हैं अपनी जगह पे, मैं अपनी जगह पे यूनिक हूँ। हम दोनों या हम जितने भी लोग हैं, आप मुझे जितने भी सुन रहे हैं, हम सेम नहीं है, वी आर डिफरेंट। हमारे अंदर अपार संभावनाएं हैं। मीन्स क्या पता मैं पढ़ाने में सही हूँ, आप ड्राइंग में सही हो, या फिर आप टीचिंग में बहुत अच्छे हों, मैं पेंटिंग में अच्छा हूँ, कोई सिंगिंग में अच्छा है। तो कहने का मतलब ऑल पीपल आर हेट्रोजेनियस, जो सभी पीपल हैं वो अलग हैं, और इट इज़ यूनिटी ऑफ कल्चर दैट इज़ बेसिस ऑफ होमोजेनिटी। लेकिन कल्चर के रूप में हम सबको एक होना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे फिर से बोलता हूँ इस पॉइंट को, क्या कहना चाह रहे हैं। अम्बेडकर कह रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो यूनिक है। हर एक पर्सन, इस पृथ्वी पे जितने भी इंसान हैं वो हर एक इंडिविजुअल जो है वो यूनिक है, और उसमें अपार संभावनाएं हैं। ठीक है, लेकिन जब बात आती है सोसाइटी के रूप में तो वो यूनिटी की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि वहाँ पे हमें फिर डिवाइड नहीं होना है, वहाँ पे हमें एकजुट होना है, यूनिटी रखनी है, कोऑपरेशन रखना है।
ठीक है, कॉमन वैल्यूज़ को शेयर करना है जिससे सोसाइटी के बीच एक अच्छा बॉन्ड बने, ठीक है ना, और जहाँ पे सभी लोग इक्वल हों, जहाँ पे सभी लोगों को समान अवसर हों, जहाँ पे सभी लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन हो। और इसीलिए फिर उनका आइडिया जो निकल के आता है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी का। फिर कुछ है कि असेंशियल प्रिंसिपल जो हैं, सिद्धांत, मतलब ज़रूरी सिद्धांत आइडियल सोसाइटी को लेके उन्होंने क्या दिए हैं। तो कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं वो सबसे पहला है कि इंडिविजुअल इज़ एन एंड टू हिमसेल्फ एंड दैट द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी, कि हर एक जो इंडिविजुअल है उसको अपने आप को ग्रो करना चाहिए और अपने आप को हमेशा प्रोग्रेसिव वे में उसको रखना चाहिए, मीन्स इंडिविजुअल के ग्रोथ पे वो बात करते हैं। सेकंड प्रिंसिपल है कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी वो चाहते हैं सोसाइटी में। थर्ड जो है वो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और जहाँ पे पावर का डिवीज़न सभी के बीच हो, मीन्स ऐसा ना हो कि पावर जो है गवर्नमेंट में, जो वो गवर्नमेंट वे में बात कर रहे हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन है जैसे गवर्नमेंट में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, तो वो कुछ वर्ग का नहीं होना चाहिए, सभी के बीच, मीन्स जो पावर ऑफ जो डिवीज़न ऑफ पावर जो है वो अमंग डिफरेंट मेंबर्स होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो वैल्यूज़ हैं और पावर जो है उसमें वो मोनोपोली को ब्रेक करते हैं, यहाँ पे ना, ब्रेकिंग द मोनोपोली ऑफ अपर स्टेटा, कहने का मतलब जो अपर कास्ट है, ठीक है, या कुछ डोमिनेट वर्ग ही, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं कहूँ अभी फैमिली ले लो, जैसे कांग्रेस है, ठीक है, तो उसमें पूरा उसकी फैमिली की हायरार्की चलती आ रही है, तो एक तरीके का ये तो मोनोपोली हुई ना, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पावर का डिवीज़न होना चाहिए भाई, ठीक है। और सेम अगर हम बात करें कि जैसे गांव में पंचायती इलेक्शन होते हैं, अगर वहाँ पे हमेशा अपर कास्ट और के लोग ही जीत रहे हैं तो वो भी गलत है, मीन्स पावर का डिवीज़न होना चाहिए, हर एक कास्ट, हर एक रिलीजन, हर एक तबके के लोग जो हैं वो पावर में होने चाहिए, तभी तो उनका रिप्रेजेंटेशन होगा सही से, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल्स हैं अंबेडकर के आइडियल सोसाइटी को लेके। और अंबेडकर जो हैं वो कास्टलेस सोसाइटी की बात करते हैं, और यहाँ पे अच्छे से फिर एक्सप्लेन किया गया है कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी का मतलब क्या है अंबेडकर के अकॉर्डिंग। तो वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। लिबर्टी का मतलब ही है कि आज़ादी, फ्रीडम, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की सबसे बड़े वो पक्षधर थे, और उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्शन ये बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये है लिबर्टी, ये पूरा आप देख सकते हैं, इजी है। दूसरा है इक्वालिटी, तो वो इक्वालिटी पे बहुत जोर देते हैं, उन्होंने कहा है कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। और फर्टिनिटी मीन्स एक बॉन्ड होना चाहिए सभी के बीच, और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आइडियाज़ का शेयरिंग होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और अब ये सब के बाद ही आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से जो 18 है, ये भी आप ध्यान रखें, अपने आंसर में ज़रूर लिखें कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 to 18 द राइट ऑफ इक्वालिटी और अनटचेबिलिटी जो है उसको ख़त्म, मीन्स ऑफेंस, उसको एक अपराध माना गया है अनटचेबिलिटी को, और सभी लोग इक्वल हैं। राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है आर्टिकल 14 से 18 के बीच। और लास्ट है कि आइडियल सोसाइटी जो है उसको हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। तो सेम ऊपर वाली चीज़ें ही रिपीट हो रही हैं कि कास्ट, रीड एंड सोशल ऑर्डर, मीन्स जो कास्ट सोसाइटी है, कास्ट बेस्ड सोसाइटी को हमें ख़त्म करना होगा। डू अवे का मतलब ही है कि इससे दूर हमें होना होगा, तभी हम एक आइडियल सोसाइटी बना सकते हैं। दूसरा अम्बेडकर ने कहा कि जो एग्रीकल्चर लैंड है ना और इंडस्ट्रियल जो पूरा सेटअप है वो शुड भी नेशनलाइज्ड होना चाहिए। इसका मतलब वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि मुट्ठी भर कैपिटलिस्ट जो लोग हैं, कुछ लोग, उनके हाथों में पावर आए और वो फिर हमेशा शोषण करें गरीब का। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी देखो आप, जो अंबानी वगैरह और जो बड़े बड़े लोग हैं, मतलब इंडिया में अगर हम वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करें ना तो वो बहुत अनइक्वल है। मीन्स ऊपर के मुट्ठी भर जो लोग हैं, जैसे हम 137 करोड़ लोग हैं, तो 137 करोड़ में मैं कहूँगा कि 37 करोड़ भी आप हटा लो, तो मतलब 37 करोड़ लोग एक साइड हैं और 100 करोड़ लोग एक साइड हैं। मीन्स 37 करोड़ जो लोग हैं ना उनके पास बेथा वेल्थ है इंडिया में,
और दूसरी तरफ 100 करोड़ जो लोग हैं ना, उनके पास बहुत बहुत ही मिनिमम उनके पास इनकम या एसेट या प्रॉपर्टी या फिर मैंने कहा रिसोर्सेज हैं। तो ये इनइक्वालिटी वो नहीं चाहते थे। अम्बेडकर के अकॉर्डिंग जो एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, इंडस्ट्रियल के जो की इंडस्ट्रीज़ हैं, की इंडस्ट्रीज मतलब जो ज़रूरी इंडस्ट्री हैं, वो गवर्नमेंट अपने हाथों में ले ताकि लोगों का शोषण ना किया जा सके, ठीक है ना। और नेक्स्ट है कि वो इक्वल शेयर इन पावर, पावर का वो इक्वल शेयर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वो चाहते हैं कि सभी के पास अधिकार हो, या फिर पावर जो गवर्नमेंट है उसमें सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है। और इसके अलावा वो रिवॉल्यूशन नहीं चाहते। देखो, नोट बाय ब्लडी रिवॉल्यूशन, वो कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो रिस्ट्रक्चर करे, नए रूप से वो बदले, लेकिन हमें मारपीट या क्रांति नहीं करनी है। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ और रशियन रिवॉल्यूशन में भी हुआ, तो ऐसे क्रांति हमें नहीं करनी है, बट हमें कॉन्स्टिट्यूशंस के जो वैल्यूज़ हैं, जो संविधान में जो लिखा है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी है। तभी मैंने आपको बताया था जो रेडिकल ह्यूमनिज्म कहा गया है अम्बेडकर को, तो वो मतलब भी ये है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना, लेकिन लड़ना यहाँ पे फिर मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव वे में आप नहीं लेंगे। यहाँ पे अधिकारों के लिए लड़ने का मतलब है कि अपने नॉलेज आपको अपने अधिकार पता हो। जैसे एक छोटी चीज़ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारे हमें अधिकार दिए गए हैं, लेकिन हम इन लोगों को उसमें से कुछ भी नहीं पता, और इसीलिए पुलिस या हर कोई लोग हमारा शोषण करते हैं। तो उन अधिकारों के बारे में जानना, और वो भी नॉलेज के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, उसकी वो बात करते हैं अम्बेडकर। और लास्ट में प्रीफर करते हैं कि जो बुद्धिज़्म में एक है ना कि आइडियल सोसाइटी का मतलब है मैन टू लिव ए गुड एंड हैप्पी लाइफ, कि हमेशा खुश रहें, हैप्पी लाइफ को वो की तरफ जाएं। और उन्होंने लास्ट में फिर रिलीजन को लेके कहा है, यहाँ पे एक बुद्धिज़्म को लेके है कि बुद्धिज़्म का जो आइडिया है आइडियल सोसाइटी का, वो किस बेस पे है। तो रिलीजन जो है ना वो मस्ट बी इन अकॉर्ड विद साइंस। अच्छा देखो, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जिसे महात्मा बुद्ध के पास कहते हैं, कोई भी जब जाता था ना, तो वो ऊपरी ऐसे बातें नहीं करते थे कि तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, ठीक है, और अप्सराएं तुम्हें मिलेंगी, तुम मोक्ष पा जाओगे, ये सब वो बकवास नहीं करते थे। उनका ये कहने का मतलब ये था कि कोई विधि बता रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि आप जब भी कोई दुख होता है, ठीक है, आपके जीवन में कोई तकलीफ़ है, तो जस्ट आप शांति से बैठ के उसको ऑब्ज़र्व करें, ठीक है, और देखें समय के साथ धीरे धीरे चीज़ें बदलती भी हैं, ठीक है। फिर जैसे कोई दुख होता है तो कहते हैं आप ऑब्ज़र्व करो कि अच्छा देखो समाज में दुख भी है। तो अगर हमें चीज़ समझ आ गई कि दुख है समाज में और एक दिन हमें जाना भी है दुनिया छोड़ के, ये अगर छोटी छोटी चीज़ें हमें ऑब्ज़र्व होने लगी, महसूस होने लगी, तो हम बहुत ज़्यादा ईगो हमारे अंदर नहीं आएगी फिर। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो रिलीजन है ना वो साइंस के आधार पे होना चाहिए, मीन्स जिसे साइंस प्रॉपर रिसर्च बेस्ड होती है, उसमें ऊपरी बातें नहीं होती हैं। इन द सेम वे रिलीजन भी साइंस की तरह ही होना चाहिए, तभी सही मायने में वो हमारे जो जीवन है, हमारी लाइफस्टाइल में उतरेगा। और इसीलिए बुद्धिज़्म को सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे या फिर जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोगों ने बुद्धिज़्म को क्यों सपोर्ट किया, क्योंकि जो बुद्धिज़्म के आइडिया है ना वो साइंटिफिकली बेस्ड है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। दूसरा है कि जो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी के आधार पे रिलीजन होना चाहिए, मीन्स रिलीजन में एक दूसरे के प्रति भाईचारा होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रीडम वहाँ पे होनी चाहिए। और ये जो लास्ट है, इट मस्ट नोट सेंसिटिफाई एनी नोबल पॉवर्टी, इसका मतलब ये है कि इट मीन्स वी शुड नॉट रिकॉग्नाइज पॉवर्टी एज होली एंड नोबल। जैसे कुछ क्या ज़्यादातर रिलीजन है उसमें गरीब कोई होता है तो क्या बोला जाता है, हमें कहा जाता है अरे सब किस्मत है, सब जो है गरीब जो है भगवान गरीब इसलिए बनाता है ताकि वो हमें याद कर सके। मीन्स पॉवर्टी को अगर हम होली मानते हैं, पवित्र मानते हैं, और पॉवर्टी को हम सही मानते हैं, तो ये रिलीजन भी गलत है। तो रिलीजन का मतलब, सही रिलीजन का मतलब है कि उसमें पॉवर्टी को होली और नोबल आपको नहीं मानना है, ठीक है ना। तो इट मीन्स वी शुड नोट रिकॉग्नाइज आएगा, सॉरी यहाँ पे ना, जस्ट अ मिनट, वी शुड नोट रिकॉग्नाइज, ऐसे आप कर लें,
पॉवर्टी एज होली एंड नोबल। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें। जस्ट अ मिनट। तो ये है हमारा पूरा चैप्टर। तो इसमें देखो आपको क्या करना है, आपको इसको लेक्चर को एक बार आप दोबारा सुन सकते हैं, और जो मैंने अंडरलाइन करवाया है आप उतना ही अंडरलाइन करें। और एक बस आपसे रिक्वेस्ट, आप इसको अलग अलग में फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ों में ना पढ़ें चीज़ों को। वो तो मैं भाई समझाने के लिए आपको पूरा अलग अलग टॉपिक मैं उठाता हूँ और प्रॉपर सीक्वेंस वाइज हम चलते हैं। बट आपको ओवरऑल क्या करना है, आपको बस ये समझना है कि अच्छा अगर आइडियल सोसाइटी को लेके 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, और हर चैप्टर को आपको इसी तरीके से समझना है कि जैसे 20 नंबर का उसमें से क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि अगर आप 20 नंबर का क्वेश्चन आप लिखने की स्थिति में है ना, तो छोटे क्वेश्चन तो आप अपने आप ही लिख लेंगे। तो हर चैप्टर को ऐसे करना है कि जैसे इसमें से भी 20 नंबर का आ रहा है, तो मैंने कहा आइडियल सोसाइटी को में से अगर 20 नंबर का आ रहा है तो आप ये सारी बातें लिख दें कि उनके 3 प्रिंसिपल क्या हैं, कैसे उनका जो आइडिया है, ठीक है, वो कैसे अलग है, अरिस्टोटल से कैसे अलग है, हिंदू सोशल ऑर्डर से कैसे अलग है, कैपिटलिस्ट जहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल जो हैं वो अपनी ग्रोथ चाहते हैं जैसे अमेरिका वगैरह में, तो उसके भी वो खिलाफ हैं। ठीक है ना। तो दूसरा उनको अंबेडकर हैं, जैसे वो रेडिकल ह्यूमनिज्म मैंने बताया कि वो अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं लेकिन नॉलेज के थ्रू, ठीक है, स्पीच के थ्रू, ना कि रिवॉल्यूशन मतलब ब्लडी रिवॉल्यूशन, वो खूनी क्रांति वो नहीं चाहते हैं। इक्वलिटी, लिबर्टी, फर्टिनिटी, उनके लिए ट्रू रिलीजन का मतलब क्या है, वो ट्रू रिलीजन कहाँ से उनका जो ये आइडियल सोसाइटी है वो इंस्पायर है, तो वो बुद्धिज़्म से इंस्पायर है। इस तरीके से आपको चीज़ों को उसमें अच्छे से करना है। ठीक है, तो खूब सारी मेहनत करें और हमेशा बड़े सपने देखें और लड़कियों की रिस्पेक्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।